तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 है, मांग का सिद्धांत, उसको शुरुआत करेंगे। मांग का सिद्धांत, मांग होता क्या एक तरफ से आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मांग का सिद्धांत इस चैप्टर है, तो मांग एक प्रकार से होता क्या है। मांग होता है जैसे कि हम एक उपभोक्ता है, उसको किसी वस्तु की ज़रूरत है तो उसकी मांग हो गई, यही होता है ना। एक उपभोक्ता है, उसको किसी चीज़ की इच्छा है, वो किसी वस्तु को चाहता है लेने के लिए, तो उसकी मांग हो गई, और उसके पास पर्याप्त पूंजी है लेने के लिए, तो उसकी मांग हो जाती है। और इसका एक टॉपिक है कि बाजार मांग वक्र क्या होता है। बाजार मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है? व्यक्तिगत मांग वक्र होता है जब कोई एक उपभोक्ता होता है, विशेष उपभोक्ता होता है। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी उपभोक्ता होता है, एक उपभोक्ता है, उसको बाजार में दो वस्तु दिखी, दो वस्तु, उसके पास सीमित सीमित पूंजी है, पैसा उसके पास 60, मान लेते हैं एग्जाम्पल, उसके पास 60 रुपये हैं, तो 60 रुपये में उस दोनों वस्तु खरीदना है। तो उपभोक्ता किसी एक वस्तु का तभी अधिक मात्रा में उत्पाद उपभोक्ता किसी एक वस्तु का तभी ज़्यादा मात्रा खरीद पाएगा जब किसी दूसरी वस्तु की मात्रा को कम कर देता है। मानो उपभोक्ता ने सेब खरीदा और एक तरफ से आम खरीदा। उपभोक्ता 60 रुपये में दोनों वस्तु तो ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीद सकता है। अगर उपभोक्ता को एप्पल पसंद आता है, तो एप्पल अगर ज़्यादा मात्रा में खरीदेगा तो सेब कम करना पड़ेगा ना। तो मांग वगैरह क्या होगा? मांग वगैरह नीचे जाएगा। ये मांग वगैरह नीचे की तरफ, ये मांग वगैरह का ढलान जो नीचे नीचे की तरफ ये दर्शाता है कि उपभोक्ता का एक वस्तु को अधिक मात्रा खरीदेगा तो दूसरी वस्तु की उसको कम मात्रा खरीदनी पड़ेगी, तो ये मांग वक्र होता है। और एक बाजार वक्र क्या होता है? व्यक्तिगत बाजार वक्र क्या होता है? तो व्यक्तिगत बाजार वक्र में क्या होता है, जितने भी बाजार वक्र है ना, तो जितने भी व्यक्तिगत मांग वक्र होता है, ठीक है, कोई उपभोक्ता है, एक बाजार में एक उपभोक्ता तो होते नहीं है, बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं, और अगर वो सारे उपभोक्ताएं जो भी मार्केट में सामान खरीदते हैं, उन सभी का जोड़ होता है, उसे बोलते हैं बाजार मांग वक्र। तो ये दो टॉपिक था, क्लियर हो गया। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो भी बताता हूँ। तो अब आपका ये दो टॉपिक बचा हुआ, प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। ये एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये पेपर में कभी कभार मोस्टली बार 3 नंबर में ही पूछ लिया जाता है, तो इसकी तैयारी करके जा सकते हैं आप। तो प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती हैं, इसकी सिंपल परिभाषा अगर बताया जाए तो प्रतिस्थापन वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो मिलकर जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। एग्जाम्पल, प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मिलकर एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि मानो कि चाय और कॉफ़ी का हम लोग उदाहरण लेते हैं। चाय महंगा हो गया है, चाय का रेट, चाय लोग एक क्षेत्र में चाय लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं और कॉफ़ी भी है वहाँ पर, तो चाय का अगर रेट बढ़ जाता है तो लोग क्या करेंगे? चाय की मात्रा कम कर देंगे या कॉफ़ी खरीदने लगेंगे, तो चाय प्रतिस्थापित हो जाएगी। एक इसका उदाहरण लेते हैं, चाय बहुत लोग पीते हैं, ठीक है, और चाय ख़त्म हो जाती है, तो चाय की जगह पे वो अब कॉफ़ी का इस्तेमाल होगा, तो उसने चाय ने कॉफ़ी को प्रतिस्थापित कर लिया अपने स्थान पर। चाय ने कॉफ़ी को अपने स्थान पर प्रतिस्थापित कर लिया, उसने कॉफ़ी ने चाय की जगह ले लिया, क्योंकि चाय तो लोग बहुत ज़्यादा पीते थे और चाय ख़त्म हो गया। तो चाय ख़त्म हो गया तो अब लोग क्या करेंगे? कॉफ़ी पियेंगे, तो चाय ने कॉफ़ी को प्रतिस्थापित कर दिया। और एक प्रतिस्थापन वस्तुओं की जब कीमत में वृद्धि होती है ना, तो दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि मानो प्रतिस्थापन वस्तु चाय है, चाय की कीमत में वृद्धि हो गई है, तो चाय की कीमत में वृद्धि हो गई है, तो अब लोग क्या करेंगे? कॉफ़ी खरीदेंगे, कॉफ़ी पियेंगे ज़्यादा मात्रा में, तो वो होता है प्रतिस्थापन वस्तु की जब कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी दूसरी वस्तु की जो मांग में वृद्धि होती है। अब इसका एक उदाहरण चाय और कॉफ़ी आप ले सकते हैं, पेपर में 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर पर लिख सकते हैं। और फिर पूरक वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जो मिलकर एक दूसरे की मांग को पूरा करती हैं, इसकी सरल परिभाषा ये है। और इसमें क्या होता है? पूरक वस्तुओं की मांग, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। इसका एक से एक परिभाषा ये होता है, पूरक वस्तु की जब मांग में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग में कमी होती है। एग्जाम्पल, हम पेन और स्याही का ले सकते हैं। अगर स्याही की कीमत बढ़ जाएगी तो पेन की कीमत भी ऑफकोर्स बढ़ जाएगी, सिंपल सी परिभाषा है। अगर किसी कंपनी ने कोई कंपनी पेन बनाती है, तो पेन बनाएगी तो उसको स्याही का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर उसने स्याही का कीमत बढ़ा दिया तो मार्केट में पेन का कीमत अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये आपका प्रतिस्थापन और पूरक वस्तु हो गई। और आपका जो अगला टॉपिक है वो बताता हूँ आपको। तो इसी में आपका एक टॉपिक है, मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, पेपर में मोस्टली बार ये पूछ लिया जाता है, तो मांग का नियम आप याद कर जाइए। मांग का नियम क्या होता है? किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। एग्जाम्पल,
कोई हमने पेन खरीदा, पेन की कीमत कम हो गई, 10 रुपये का पेन है, और अगर मैं 10 रुपये का पेन है उसको 10 लोग खरीदते थे, और वही पेन अब 5 रुपये मिल रहा है, तब वो कीमत कम हो गई तो उसकी मांग में वृद्धि होगी, उसको अधिक लोग खरीदेंगे। तो ये मांग का नियम होता है। किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग की मात्रा में वृद्धि होती है। और मांग के नियम की कुछ मान्यताएं भी होती है, जैसे कि उपभोक्ता की रुचि और उसकी जो प्राथमिकता होती है वो स्थिर रहनी चाहिए। कि मांग, अगर उपभोक्ता की रुचि बदल गई तो मांग भी में परिवर्तन जरूर हो जाएगा। इसलिए उसमें कहा गया है कि उपभोक्ता की रुचि को स्थिर रखना चाहिए, ताकि ना मांग में ना कमी हो सके ना मांग में ज़्यादा वृद्धि हो सके। और इसमें बोला गया है कि उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए, मतलब है उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उपभोक्ता की आय में मान लो वृद्धि हो गई तो मांग में तो वो ऑलरेडी वो क्या करेगा, मांग उससे बड़ी कीमत की वस्तु खरीदेगा। मान लो वो पेन खरीदता है 10 रुपये की, तो अगर अगर उसकी आय बढ़ गई तो 10 का पेन क्यों खरीदेगा, अधिक वस्तु वो 50 रुपये वाला पेन खरीद लेगा। इसलिए इसमें कहा गया कि आय में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। और एक है संबंधित वस्तु की कीमत में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। मतलब जो है उपभोक्ता है जिस वस्तु को खरीदता है, मान लो उपभोक्ता ने पेन खरीदा, पेन की कीमत में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर पेन की कीमत में वृद्धि हो गई तो उपभोक्ता को पेन की कीमत में वृद्धि होगी तो उपभोक्ता पेन खरीदेगा ही नहीं। इसका सिंपल सा टॉपिक है। फिर एक आपका टॉपिक है, भी बताता हूँ। इसी में आपका एक टॉपिक है कि मांग का विस्तार क्या होता है। मांग का विस्तार होता है जब किसी वस्तु की मांग का विस्तार कैसे होगा। मांग के विस्तार से मतलब क्या, मांग के विस्तार से क्या अभिप्राय है कि किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, यही मांग का विस्तार होता है। तो इससे क्या अभिप्राय है, इसका एक सिंपल सी परिभाषा यह है कि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग की मात्रा में वृद्धि होती है, यही तो मांग का विस्तार होता है ना। तो इसकी सही परिभाषा क्या होगी, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत में कमी होने पर उसकी मांग की मात्रा में वृद्धि होती है, तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। और इसमें क्या होता है, मांग वगैरह नीचे की ओर संचरण करता है इसमें। और फिर मांग में संकुचन क्या होता है, संकुचन मतलब कमी होती है। तो किसी वस्तु की अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग की मात्रा में कमी हो जाती है, इसे मांग का संकुचन कहते हैं। और इसमें मांग वगैरह जो होता है ऊपर की ओर संचरण करता है, खिसकता नहीं है, संचरण करता है, खिसका वृद्धि में होती है। और इसका एक टॉपिक है कि मांग में वृद्धि क्यों होती है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। मांग में वृद्धि क्या होती है, जब वर्तमान कीमत पर किसी वस्तु की कीमत में नहीं जब वर्तमान कीमत पर उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है तो उसे मांग में वृद्धि होती है। और जो इसमें मांग में वृद्धि होती है इसमें मांग वगैरह होता है जो आगे की ओर खिसक जाता है। मांग वगैरह में संकुचन। मांग वगैरह में कमी क्या होता है, मांग वगैरह में कमी से अभिप्राय यह है कि उपभोक्ता है, ठीक है, अपनी वर्तमान कीमत पर जब किसी वस्तु की कम मात्रा खरीदता है तो उसमें मांग का संकुचन हो जाता है, यानी मांग में कमी हो जाती है। और इसमें क्या होता है, मांग वगैरह पीछे की ओर खिसक जाता है क्योंकि इसमें मांग में कमी हो गई है। तो ये दो टॉपिक थे जो आपका क्लियर हो गया है। और आपका जो अगला टॉपिक है वो 1 मिनट, मांग में वृद्धि की कुछ मान्यताएं भी होती है। हम आपको मुख्य तौर पे 4 मान्यताएं बताएंगे, पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि मांग के नियम की परिभाषा दीजिए एवं उनकी मान्यताओं का परिभाषित कीजिए। तो इसकी मांग में वृद्धि की कुछ मान्यताएं हैं। मांग में वृद्धि की एक पहली मान्यता यह है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तभी तो वो मांग में वृद्धि करेगा। इसका दूसरा पॉइंट यह है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। जब प्रतिस्थापन वस्तु है, कोई भी प्रतिस्थापन वस्तु से कीमत में वृद्धि होगी तभी तो मांग में वृद्धि होगी। और तीसरा पॉइंट जो है पूरक वस्तु की कीमत में कमी होती है। जो प्रतिस्थापन पूरक वस्तु ने पढ़ाई थी आपको, तो जो इसका तीसरा पॉइंट है कि पूरक वस्तु की कीमत में जब कमी होती है तो उपभोक्ता की मांग बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट है जलवायु या किसी पर्यावरण संबंधी से उपभोक्ता की आय में अगर उपभोक्ता की रुचि में अगर रुचि और प्राथमिकता में यदि परिवर्तन होता है तो उससे भी मांग में वृद्धि होती है। और मांग में कमी के भी कुछ मान्यताएं भी होती हैं जो इस प्रकार है। पहली मान्यता है किसी वस्तु की उपभोक्ता की आय में कमी होती है, ठीक है, उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो मांग में भी कमी हो जाती है। दूसरा पॉइंट है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में अगर कमी हो जाती है तो भी उपभोक्ता की आय में मांग में कमी हो जाती है। और तीसरा पॉइंट है कि पूरक वस्तु में कीमत में वृद्धि, जब पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है ना तो फिर उपभोक्ता का जो मांग है वो भी कम हो जाती है। और इसका जो एक फाइनल पॉइंट है कि जलवायु या मौसम के कारण अगर उपभोक्ता की रुचि या फिर किसी भी प्रकार से उसकी रुचि में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग कम होती है। तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है इसकी मान्यता के आधार पर।
और इसका जो अगला पॉइंट है मांग वक्र में आपका अगला पॉइंट है, इसमें एक टॉपिक है कि निम्न कोटि वस्तुएं सामान्य सामान्य वस्तुएं। तो सामान्य वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में भी वृद्धि हो जाती है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई तो उसकी मांग में वृद्धि हो गई, तो उसे कहते हैं सामान्य वस्तुएं। और ये सामान्य वस्तु जो होती है इनका आय प्रभाव जो धनात्मक होता है, ठीक है। निम्न कोटि वस्तुएं क्या होती है? निम्न कोटि वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उसकी मांग में भी आय में वृद्धि होने पर मांग में कमी आती है, और इसका जो है प्रभाव है धनात्मक होता है। तो ये आपका दो टॉपिक था। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और कुछ जो इसके जो कुछ मुख्य अंतर थे वो अंतर आप बुक में से देख के कर सकते हैं। परिभाषा मैंने आपको बता दिया है, कुछ और भी परिभाषाएं हैं जो आपकी बुक में मुख्य रूप से दे रखी है, उसकी आप तैयारी करके जरूर जाइएगा। मांग का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन पूरक वस्तु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 100% आता है पेपर में, और मोस्टली बार आता है, तो इसकी तैयारी करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।